प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य जो बीए बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर लगती है, तो उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो अध्ययन करने के साथ साथ हम लोगों ने जो रीतिकाल है और रीतिकाल की जो परिस्थितियां हैं उनका हम लोगों ने अध्ययन किया। अब परिस्थितियां, प्रवृत्तियां और प्रवृत्तियों के बाद जो रीतिकाल के जो रचनाकार हैं और रचनाकारों ने किस प्रकार की रचनाएं की उनका जो अध्ययन है हम लोग आज करेंगे। उससे पहले देखा जाए तो रीतिकाल की खातिर कहा जाता है कि जिस तरह से एक तो पूर्व मध्यकाल, एक तो पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल, और उत्तर मध्यकाल का जो संबंध है उसको हम लोग उसको हम लोग एक तरह से रीतिकाल के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। और रीतिकाल की जो समय सीमा, उस समय सीमा को लेकर के 1900 से लेकर के 1700 से लेकर के और 1900 तक का जो समय था, ये जो 200 साल, उन 200 साल के दौरान जो रीतिकालीन काव्य उनकी रचनाएं की गई। अब इस रीतिकाल के दौरान जैसे वैसे तो हम लोगों ने उनकी परिस्थितियों को पढ़ा, उन परिस्थितियों में हमें इसकी जो वास्तविक स्थिति थी उसका पता चला ही चला, किंतु यहाँ देखें तो यहाँ जो रीतिकाल के दौरान जो कवि हुए उन कवियों में भी एक तरह से देखें तो 3 प्रकार के कवि देखने को मिलते हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध, ठीक है। जो क्रमबद्ध परिपाटी वाले, उसके साथ साथ कुछ मुक्त भाव से रचना करने वाले और कुछ सिद्ध आचार्यों के रूप में, ठीक है। उनके ऊपर भी हम लोग धीरे धीरे प्रकाश डालेंगे। किंतु एक नजर से देखें तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं, ठीक है, इसकी परिभाषा के अनुसार। अब देखा जाए तो यही युग जो था वो काव्य धारा एक विशिष्ट परिपाटी के रूप में चली। अब उनकी खातिर बताया जाता है कि ये जो काव्य धारा है एक विशिष्ट परिपाटी, कहने मतलब इसकी विशेषता ये थी कि लोग जिस तरह से लिख रहे थे ना, क्योंकि ये जो रीतिकाल था उस रीतिकाल की खातिर बताया जाता है कि अपने आप में श्रृंगार, ठीक है, और श्रृंगार के साथ साथ इसे अलंकृत काल भी कहा गया। और अलंकृत काल का कहा गया तो उसके साथ साथ एक तरह से जो एक ही विषय को लेकर के, एक ही श्रृंगार को लेकर के ये जो रचनाकार अपनी रचनाएं कर रहे थे, तो उनकी खातिर कहते हैं कि ये एक विशिष्ट परिपाटी में चली और इसके आधार पर इस युग का जो नाम है वो रीतिकाल पड़ा, ठीक है। तो इस वजह से साथ ही इस युग में परिपाटी या लोक से हटकर एक विशिष्ट काव्य धारा प्रभावित हुई। अब उन्होंने बताया कि इस युग के दौरान जो परिपाटी लोक से हटकर, कहने मतलब जो वास्तविकता थी उससे हटकर के एक विशिष्ट काव्य धारा वो प्रभावित होती हुई दिखाई दी। उसमें विशेष क्या था? उसमें विशेष ऐसा था कि ये जो लोग थे, रचनाकार थे, वो रचनाकार एक तरह से विलासिता को लेकर के और अपने ही जो शासक हैं उनके गुणशील स्वभाव है, उनकी जो रचनाएं वो कर रहे थे, तो उनको लेकर के एक तरह से ये जो इस युग के अंदर काव्य धारा है वो प्रभावित होती रही। उसी को लेकर के उन्हीं को वर्ण विषय बना करके ये जो रचनाकार है वो करते रहे। अतः रीतिकाल में रीतिबद्ध उन कवियों को कहा गया जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। अब उनकी खातिर बताया जाता है कि रीतिकाल के अंदर रीतिबद्ध उन कवियों को कहा गया कि जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। लक्षण ग्रंथों की रचना जैसे इनमें जो लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवियों के अंदर है जैसे केशव, ठीक है, केशव है, देव है, मतीराम है। तो लक्षण ग्रंथों का मतलब क्या था? केशव अपने आप में कवि भी थे और आचार्य भी थे, ठीक है। देव ने भी कुछ इसी प्रकार से श्रृंगार को लेकर के रचनाएं की, मतीराम जी ने भी इसी प्रकार से रचनाएं की। तो यहाँ ये चीजें देखने को मिली कि जिन कवियों ने रीतिकाल के अंदर रीतिबद्ध कवि जो वो कवि कहलाए जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचनाएं की। अब रीति सिद्ध कवि किनको कहा गया? कि उन कवियों को कहा गया कि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, किंतु उन्होंने क्या किया कि जिन्होंने रीति की परंपरा का पालन अपने काव्य में
किया और रीति मुक्त कवि वो लोग कहलाए। ठीक है, तो उन्होंने न तो लक्षण ग्रंथों को लिखा और न ही रीति का अनुसरण किया। कहने मतलब एक जो कवि थे उन कवियों ने तो क्या है कि लक्षण ग्रंथों की रचना की, जबकि रीति मुक्त और जो रीति सिद्ध कवि थे उन कवियों ने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे न ही रीति का अनुसरण किया। तो इन कवियों ने रीति के बंधनों को अस्वीकार करके स्वच्छंद गति से अपने काव्य में प्रेम की पीर को परखा। कहने का मतलब जिस तरह से घनानंद जैसे जो कवि थे ना, प्रेम पीर के कवि, तो इन कवियों ने क्या है कि ना तो जैसे कह सकते हैं कि जो बनी बनाई परिपाटी थी या बनी बनाई जो रीत चली आ रही थी उस रीत को लेकर के अपनी काव्य रचना की, जबकि ये उन्होंने साफ साफ कहा है कि वे रीति मुक्त वे कवि रहे और उन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही रीति का अनुसरण किया। ठीक है, इन कवियों ने रीति के बंधनों को अस्वीकार करके स्वच्छंद गति से अपने काव्य प्रतिभा में प्रेम की पीर को परखा और अपनी रचनाएं की या परखा या उनको वाणी दी। कहने का मतलब इस तरह का जो कार्य है वो इन्होंने किया। तो इस प्रकार के जो कवि रहे वो आपके रीति सिद्ध कवि रहे। ठीक है, अब इनमें क्या है कि इनकी खातिर बताया जाता है कि डॉक्टर विजेंद्र एक रचनाकार हैं। ठीक है, डॉक्टर विजेंद्र उन्होंने जो स्नातक में रीति सिद्ध कवियों के लिए जो रीतिबद्ध काव्य कवि की संज्ञा देना, जो संज्ञा का अर्थात है जो नाम दिया। ठीक है, तो कहने मतलब रीति सिद्ध कवियों के लिए रीतिबद्ध काव्य का जो नाम दिया संज्ञा देते हुए स्पष्ट किया कि काव्य कवि पद का प्रयोग उन कवियों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका मानना ये था कि इस तरह की जो रचनाएं की जा रही है तो उन रचनाओं के अंदर उन कवियों ने अपने काव्यों के अंदर इस तरह की पदों का जो प्रयोग किया है, तो ये जो कवि हैं वो रीति सिद्ध कवि कहलाए और रीतिबद्ध कवियों के लिए इस तरह की बात है वो कही। उनका मानना क्या था कि उनका मानना था कि जो रीति काव्य में बंधी हुई परिपाटी है, अर्थात जो ये जो रीत चली आ रही है उस रीत के अंदर जो बंधी हुई परिपाटी है उसमें आस्था रखने पर भी लक्षण ग्रंथों के प्रेम में लीन नहीं हुए। अब उन्होंने बताया कि जरूर वो लोग उससे थोड़ा सा मत रखते थे, किंतु वो उस रखने के साथ साथ किसी प्रकार से लीन नहीं हुए, वर्ण स्वतंत्र रूप से लक्षण ग्रंथों के द्वारा अपने काव्य की प्रतिभा में प्रेम की पीर को परखा और उसे वाणी दी। अब उन्होंने बताया कि वो लोग उसमें शामिल नहीं हुए, उस लक्षण ग्रंथों को उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा के अंदर स्थान दिया, किंतु उसके बाद उसे अपनी वाणी के रूप में अभिव्यक्त किया। तो ये जो चीजें हैं वो उसमें देखने को मिलती हैं। अब उनकी खातिर कहा जाता है कि अपना परिचय दिया और उसके साथ साथ अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के संपूर्ण के द्वारा जो रस है, अपने 9 रस हैं और वैसे देखा जाए तो यहाँ रस जो है श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार को लेकर के ही यहाँ काव्य रचनाएं की गई, तो उनको उन्होंने इसमें स्थान दिया। अब उनकी खातिर बताया जाता है कि रस से निर्मम कवि का अभिवादन प्राप्त किया। अब जिस तरह से प्रेम की पीर है, तो प्रेम के अंदर जो श्रृंगार रस को देखें तो उसका संयोग और वियोग दोनों ही जो पक्ष हैं, उन दोनों ही पक्षों का जो वर्णन है उनकी रचनाओं के अंदर देखने को मिलता है। तो इस वजह से एक तो कारण इनका ये बैठता है और दूसरा ये है कि अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं को संपूर्ण के द्वारा, अर्थात जैसे घनानंद जो थे ना, घनानंद ने अपने जो सुजान नामक जो नर्तिका थी उनके साथ साथ कह सकते हैं कि एक तरह का प्रेम प्रसंग या आत्मीय संबंध उनसे जुड़ा हुआ था और संबंध जुड़ने के साथ साथ अपने ही जो रचना या अपने जो शब्द हैं उन्हीं के लिए जो उन्होंने गाए कि दर्शन बंधु खन लागे नैन, ठीक है, कि उनको लेकर के जब तक उनके दर्शन ना हो तब तक वो उन्हीं को लेकर के एक तरह से अपना जो इजहार है वो करते रहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए देखें तो केशवदास वो कवि भी थे और आचार्य भी थे। ठीक है,
तो उन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण भी किया और रीतिकालीन जो काव्य परंपरा है उनको लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपने काव्य का सृजन भी किया। तो इस तरह के जो कवि रहे उन कवियों को अतः केशव निर्विवाद रूप से रीतिबद्ध कवि थे। अब उन्होंने बताया कि ऐसे जो कवि हैं, जैसे पहले ही बताया ना कि जो जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, तो केशव दास ने क्या है कि जिस तरह से स्वतंत्र भाव से रचना भी की, क्रमबद्ध तरीके से भी रचना की, परिपाटी के भी चलते रहे, और जो पदवी जो थी, पद जो था वो पद इनको जैसे 21 गांव की जागीर दी गई, तो पद तो एक दरबारी कवि होने के साथ साथ कवि का भी था और एक उच्च कोटि के आचार्य के रूप में भी। हालांकि जरूर इन्हें जो कह सकते हैं कि कठिन काव्य का प्रेत है वो भी कहा जाता है। केशव के लिए कहा जाता है कि केशव जो है कठिन काव्य का प्रेत है, प्रेत अर्थात भूत चास। ठीक है, तो कहने मतलब जो चीजें जल्दी से समझ में नहीं आती, और इनकी रचनाओं के अंदर जो चमत्कार की जो प्रवृत्ति थी, चमत्कार की प्रवृत्ति वो अधिक देखने को मिली। जैसे हम लोग साहित्य के अंदर अपना जो श्लेष अलंकार है, और श्लेष अलंकार को पढ़ते हैं तो श्लेष अलंकार के अंदर कहते हैं ना, जैसे एक ही शब्द हो उसकी परिभाषा के अंदर, और एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, और उसमें चमत्कार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जिस तरह से कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए पानी गई न उबरे मोती मानस चोन, या बलियारी नरकूप की गुण बिन बोध न दे। तो कभी रस्सी के संदर्भ में, कभी नृप, कभी कूप के संबंध में, कभी राजा के संबंध में, ठीक है, कभी मनुष्य के, तो कभी चून। अर्थात तो कहने का मतलब ये था कि जो चमत्कार की जो प्रवृत्ति, कहने मतलब अपने आप उसका जो सरलता से अपना अर्थ नहीं निकाल सकते। जैसे कि जो कहें कि इससे पहले वाला जो अलंकार है यमक है, जिसमें एक जैसे शब्द है, दोनों कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, जो खाई सो हो रहा है, जो पाई सो हो रहा है। तो उन दोनों में क्या होता है कि एक जैसे शब्द दिखने में, और दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, कभी तो उसको सोने की खातिर कह दिया, कभी उसको धतूरे की खातिर प्रयोग में ले लिया। तो जैसा जो भावार्थ रहा ना उसके अनुसार, तो वैसे इसमें भी देखने को मिलता है कि चमत्कार की जो प्रवृत्ति थी, तो इसमें इन्होंने क्या है कि काव्य परंपरा के दौरान ग्रंथों के आधार पर काव्य सर्जन तो किया, अतः केशव को निर्विवाद रूप से रीतिबद्ध कवि के रूप में स्वीकार कर लिया। यानी मतलब पद और ओदा, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे जो काव्य रचना जिसके अंतर्गत उनको बिना किसी विवाद के और एक रीतिबद्ध कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो रीतिबद्ध कवियों की अपनी विशेषताएं, रीति मुक्त कवियों की अपनी विशेषताएं, रीति सिद्ध कवियों की अपनी विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखा जाए तो एक तरफ तो ये बात आई, दूसरी ओर ये कहता है कि रीति मुक्त कवियों में हम स्वच्छंद धारा के अनुयायी गणानंद का नाम ले सकते हैं। अब उन्होंने बताया कि रीति मुक्त जो कवि हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, कि जहाँ स्वतंत्र भाव से की गई रचना, उन रचनाओं के अंदर अगर अग्रणी स्थान पर नाम लें तो घनानंद जी का जो नाम है वो उनका नाम आता है, क्योंकि उन्होंने रीति परंपरा से मुक्त होकर के स्वच्छंद काव्य रचना की, अतः वे रीति मुक्त कवि बने। ठीक है, या रीति मुक्त कवि हुए। तो इस दृष्टि से देखें तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो रीतिबद्ध कवि हैं, रीतिबद्ध का मतलब है, इसको है ना अपने आप में इस तरह से लिख लो, क्रमबद्ध। ठीक है, और रीति मुक्त को लिख लो स्वतंत्र। ठीक है, क्रमबद्ध 1 2 3 4 5 लगातार। ठीक है, तो यहाँ इनकी जो रचनाएं थी ना, जो जैसे बार बार केशव जी का नाम लिया जाता है, तो केशव जी की जो रचना थी वो आपकी संवाद योजना थी। क्या थी आपकी? संवाद योजना। ठीक है, केशव जी की जो रचना है रामचंद्रिका, उसमें भी जिस तरह से कह सकते हैं कि रामचंद्रिका में उन्होंने जो अलग अलग संवाद रखे ना, जैसे सबसे पहले देखें तो राजा दशरथ और जो कैकेयी है उनके मध्य संवाद आ गया। ठीक है, उसके बाद उससे पहले देखें तो राम स्वयंवर को लेकर के हो गए, सीता स्वयंवर को लेकर के हो गया। ठीक है, कैकेयी और भरत संवाद हो गया, हनुमान और अंगद संवाद हो गया, लक्ष्मण और शूर्पणखा को लेकर के संवाद हो गया। तो कहना मतलब जो रचनाएं थी वो रचनाएं पंचवाटिका जो थी उनको संवाद का ले लिया, जो
बाली और सुग्रीव है उनको लेकर के ले लिया। तो कहने मतलब जो रचना क्रमबद्ध तरीके से रचना करते रहे तो उनको लेकर के, तो यहाँ एक दृष्टि से जो कवि देखें तो लोकहित से हट करके एक विशिष्ट काव्य धारा जो प्रवाहित हुई, तो ये जो इस अतः रीति काल के अंदर रीतिबद्ध कवि उन कवियों को कहा गया जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। साफ साफ सुथरा शब्दों में अपन पढ़े, और इससे और उन कवियों को कहा गया जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। तो जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की ना, तो उनमें केशव, देव और मतीराम नामक ये जो 3 कवि हैं, ये उनको कवियों को रखा। और जिन्होंने इनकी लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, उन्होंने जो रीति की जो परंपरा का पालन अपने काव्य में किया और उन्हें जो नाम दिया, उनमें उन कवियों को रीति मुक्त कवि कह करके उन्होंने पुकारा। उन्होंने न तो लक्षण ग्रंथों की रचना की और न ही रीति ग्रंथ लिखे। तो ऐसी जो बातें थी उनके अंतर्गत ये देखने को मिला कि ये जो कवि थे वो अपने आप में एक विशेष स्थान रखते थे, और विशेष स्थान रखने के साथ साथ उसमें ये देखने को मिलता है कि अगर रीतिबद्ध कवियों की जो काव्य धारा है उस पर थोड़ा सा प्रकाश और डालें तो ये देखने को मिलता है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों में कविता और आचार्यता का अद्भुत एक रूप देखने को मिलता है। ठीक है, तो अद्भुत एक रूप का मतलब जैसे केशव की खातिर बताया जाता है कि केशव जो है वो आचार्य भी हैं और कवि भी हैं। तो कहने मतलब इस चीज के दौरान ये सामने आता है कि इन्होंने काव्य रचना भी की और आचार्यता का जो पद है उस पद को भी उन्होंने निभाया। तो ऐसी जो चीजें थी वो उसमें उनकी खातिर बताई जाती है। और जो एकीकरण देखने को मिलता है तो इस काव्य धारा के जो कवि थे उन कवियों में विशुद्ध काव्य का निर्माण किया, और उन्होंने श्रृंगार रस की जो सरिता है, कहने मतलब श्रृंगार रस को लेकर के अपनी काव्य रचना की। उसकी जो सरिता अर्थात श्रृंगार की जो नदी, सरिता नदी का एक पर्यायवाची, तो वो जो धारा है वो बहती हुई दिखाई देती है। कहने मतलब इन्होंने यहाँ अपनी जो काव्य रचना की उसमें श्रृंगार रस को ही अपनी काव्य की वर्ण विषय या विषय वस्तु बना करके उसे प्रस्तुत किया। अब रीतिबद्ध जो कवि थे उन रीतिबद्ध कवियों की अन्य और विशेषताएं देखने को मिलती हैं कि उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर अलंकार की प्रधानता दी, क्योंकि अलंकार तो साफ साफ शब्दों में हमें पढ़ने को मिलता ही मिलता है। और उसके साथ साथ उन कवियों ने सरस कविताओं के अंदर अलंकार को एक तरह से बोझिल सा बना दिया था, क्योंकि यहाँ जो केशव है उन्होंने एक तरह से चमत्कार की जो प्रवृत्ति है उसको अधिक दिखाने का प्रयास किया, और कह सकते हैं कि पग पग पर, ठीक है, हर एक कदम पर, हर एक पंक्ति पर ये देखने को मिला कि इसमें अमुक जो अलंकार है, उसमें ये जो श्रृंगार है, उसमें ये रस है। तो ऐसी जो चीजें थी ना वो उनको क्या है कि एक तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ ना, कठिन अर्थात जटिल, कठिन काव्य का प्रेत है, अर्थात इनकी रचनाओं को जटिल बनाती चली जा रही थी। उसमें जरूर चमत्कार की प्रवृत्ति थी। अब चमत्कार की प्रवृत्ति आम जनता को या उस समय के जो उस समय का जो साहित्य हुआ तो साहित्य समझ में भी तो आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अकेले उसको आप रचनाएं करते चले जाओ और समाज को जो चीज जरूर कवि को पता है कि वो क्या बताने का प्रयास कर रहा है, किंतु वो जो चीजें हैं वो आम जनता को भी तो समझ में आनी चाहिए। तो इनकी विशेषताओं को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पांडित्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति वो अधिक देखने को मिली। पांडित्य प्रदर्शन का मतलब ये है कि खुद को श्रेष्ठ दिखाना, ठीक है, बार बार किसी भी बात को लेकर के, जिस तरह से कोई भी ये कह सकते हैं, क्योंकि ये दरबारी कवि थे और दरबारी कवि होने के साथ साथ अपने राजा के सामने अपने आप को इस तरह से स्थापित करना है, अपने आप को इस तरह से प्रदर्शित करना कि उन्हें कहीं लगे कि ये बहुत ही श्रेष्ठ और उच्च कोटि की हैं, ठीक है। कहने मतलब कुछ बातें चल रही है और उसको बार बार कुछ ऐसा श्लोक बोल दिया जाए या ऐसी कहावत कह दी जाए या ऐसी कोई पहेली कह दी जाए जिससे ऐसा लगे कि हाँ ये तो बहुत ही पहुंचे हुए पंडित जी हैं, ठीक है, तो ये पहुंचे हुए आचार्य हैं। तो ऐसा जो भाव है वो इसमें अधिक रहा। तो इनकी विशेषताओं को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ रीतिबद्ध जो काव्य है उस काव्य के अंदर ये जो
रचनाकार थे वो भी अपने आप में एक तरह से धन के लोभी या विलासिता से ग्रस्त थे। सीधी सी सही शब्दों में तो ये कहें कि ये लोग भी एक तरह से धन के प्रलोभन के लोभी थे। अपने आप को आचार्य के पद पर रखना, एक तरह से ओहदे पर रखना, इनकी एक दूसरे के साथ होड़ लगी हुई थी। एक तरह से होड़ का मतलब क्या था? होड़ का मतलब ना कि शर्त, कहना मतलब अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की प्रयास। यहाँ केशव जी का जो जिक्र किया जा रहा है ना, केशव, तो इन केशव को मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये जो दरबारी कवि थे, इनको 21 गांव की जो जागीर है वो दे दी गई थी। 21 गांव की जागीर का मतलब ये था कि 21 गांव से जो भी जो कह सकते हैं कर वगैरह जो भी आता था, तो वो सारा का सारा इन्हीं के जो सानिध्य में और इन्हीं के अनुसार और इनकी एक तरह से कह सकते हैं कि लेखनी चलती थी, और उस लेखनी से इनकी तरफ ही वो एक तरह से इनको भेंट कर दिया जाता था। तो इन कवियों ने अपने आप में की जो रचित से परिपाटी पांडित्य का प्रदर्शन और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का जो कार्य किया, तो इनकी विशेषताओं को हम लोग पढ़ लेंगे। इसी क्रम में जो रीतिबद्ध जो कवि, रीति मुक्त कवि, और एक और है आपके रीति सिद्ध कवि। ठीक है, तो बाकी जो है वो हम लोग अपने अगली कक्षा में लेंगे।